तो सर अगला प्रश्न ये था कि जो जो न्यायालय है, कोर्ट है, इनमें क्या है कि लंबित मामलों की संख्या बहुत बढ़ रही है और जनता है जो एक तरह से मतलब न्याय के लिए बहुत लंबे वर्ष तक इंतज़ार करती है। क्या वाकई में उनको इतना इंतज़ार करना चाहिए? जैसे अभी ये चीता वाला प्रश्न है तो बोले कि 12 साल बाद में आए। मैं थोड़ा न्यायालय के संदर्भ में जानना चाहता हूँ कि क्या स्थिति है, क्या कुछ ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट या जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें कुछ अपलिफ्टमेंट हो सकते हैं? रक्षित जी, देखो, मैं अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है किरण जी रिजिजू के बयानों की बात की थी, मैं थोड़ा सा उसको और एलिबरेट करना चाहता हूँ। उसके बाद में वो इनसे रिलेटेड ही है। बिल्कुल। तो किरण रिजिजू जी ने कहा था कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, है ना। हाँ। तो ये कोशिशें मैं कहता हूँ कि रविशंकर प्रसाद जब लॉ मिनिस्टर थे जी 2014 के बाद, हाँ। तब से चल रही है, अच्छा, है ना। आप और वो क्या चाहते हो कि मतलब काम केवल कोशिश से जारी है? मैं बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। कॉलेजियम के खिलाफ ये सारा मामला चल रहा है, अच्छा, है ना। और रिजिजू जी ने भी यही कहा कि हम कॉलेजियम को हटा के कोई नई व्यवस्था लाना चाहते हैं। और रविशंकर प्रसाद ने भी यही बात की, बल्कि उन्होंने तो प्रस्ताव बना करके, बिल बना करके और सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर एग्री नहीं हुई। और क्यों नहीं एग्री हुई उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। ऐसा है दोस्तों कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब न्यायिक व्यवस्था पर हमारा कब्जा हो जाए, एक विभाग की तरह न्याय विभाग काम करे। ओके। और इसीलिए उन्होंने जो प्रस्ताव बना के भेजा कॉलेजियम के विपरीत, हाँ, तो उसमें सारी पावर जो है ना लॉ मिनिस्टर के हाथ में दे दी। ओके। उसमें लॉ मिनिस्टर भी, उसमें वो जो सिलेक्शन होंगे उसमें लॉ मिनिस्टर भी होगा, एक शायद विपक्ष का नेता भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर के सारी पावर जो है लॉ। और इसीलिए उस समय जो है, उस समय इतने वो नहीं थी, मतलब जुडिशरी इतनी कमिटेड नहीं थी, तो उसने मना कर दिया। अच्छा। और उसके बाद से ये लगातार विवाद चल रहा है कि सरकार में और कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, चीफ जज के लेवल पे, कि उसको कैसे रिजॉल्व करें। अच्छा, कॉलेजियम का जहाँ तक सवाल है, इसके पहले जो चीफ जज थे रमन्ना, उनका एक बयान मेरे को याद आ रहा है, एन बी रमन्ना। उन्होंने कहा था कि भाई ये बात सही है कि हम कॉलेजियम से 5 जने मिलकर के तय करते हैं, लेकिन हम 5 ही जने नहीं होते हैं। जी। वो जो प्रस्ताव, वकीलों के जो प्रस्ताव आते हैं वो नीचे से आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें सेशन जज के लेवल से वो वकीलों के प्रस्ताव आते हैं। वो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट उन प्रस्तावों को आगे भेजती है, वो वहाँ के गवर्नर के पास जाते हैं, गवर्नर वहाँ से चीफ जस्टिस को भेजता है। अच्छा। और फिर चीफ जस्टिस कॉलेजियम में रखता है। तो ये सारे लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हम 5 जने ही तय कर। नीचे जितने भी अधीनस्थ जो है, हाँ, वो सब इन्वॉल्वमेंट, वो इन्वॉल्व है। वो हम सिर्फ 5 जने बैठ कर के कॉलेजियम में तय नहीं करते हैं। ओके। और दूसरी बात, अब तो कॉलेजियम जो प्रस्ताव भेजता है उसको सरकार देखती है, और सरकार चाहती है उनको बनाती है, नहीं तो नहीं बनाती है। इसलिए ये सरकार जो है सिर्फ कॉलेजियम पे डाल रही है या जुडिशरी के ऊपर सारा भार डाल रही है, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है वो सरकार की सहमति से करता है, सलाह से करता है ना। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कॉलेजियम ही इसके लिए जिम्मेदार है। एक बात तो ये हुई। अब रहा सवाल कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, लंबित मामले हैं, क्राइम बढ़ रहा है, एक तरह से क्राइम भी बढ़ रहा है, लंबित मामले भी बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भी मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं पता क्या एक्चुअली स्थितियां हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, तो दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि ये जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम जो प्रस्ताव सरकार को भेजता है, तो वो सरकार जो है वो नियुक्तियां क्यों नहीं करती है? किस बात के प्रस्ताव भेजता है सर?
जजेस बनाने के लिए, जजेस की नियुक्ति के लिए नाम भेजता है। अच्छा। और वो नाम जो है सरकार को फाइनल करके और राष्ट्रपति के पास भेजने होते हैं, और जो फाइनल हो जाते हैं उनकी नियुक्तियां हो जाती है। तो सरकार उसमें देखती है कि ये हमारे पक्ष का है कि नहीं है। अच्छा, इस आधार पे कोई भी, इस आधार पे भी सरकार जो है रिजेक्ट कर देती है। कई केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उन नामों को वापस भेजा। अच्छा। जबकि ये बाइंडिंग है कि वापस भेजे हुए नाम को सरकार को करना ही है। वो कोई उनके पास तो उनको पड़ा रखती है, डंप रखती है। अच्छा। उसके फैसला ही नहीं लेती, 2-2 साल तक फैसले नहीं लेती। तो आप जब आप 6-6 महीने तक 2-2 साल तक फैसले नहीं लोगे तो कॉलेजियम क्या करेगा? सही। नियुक्तियां तो आपको करनी है, ठीक है ना। एक बात तो ये हुई। इसकी वजह से जब जजेस कम हैं, जजेस पूरे नहीं है, हाई कोर्ट में भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं है, तो फिर केसेस तो बढ़ेंगे ही, लंबित होंगी। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा केसेस जो हैं नीचे अधीनस्थ कोर्टों में लंबित हैं, सेशन कोर्ट में, मुंसिफ कोर्ट में, उसके नीचे जो भी बहुत सारी कोर्टें हैं होती उनमें, तो वहाँ पे भी यही हालत है। वहाँ पे भी जो जितने जज होने चाहिए या जितने मजिस्ट्रेट होने चाहिए वो नहीं है, रिक्त पद पड़े, हाँ खाली है, रिक्त पड़े हैं। तो सरकार एक तो उनको भरे, सरकार नहीं भरती है, उसका दोष जो है न्यायालय को कैसे दे सकते हैं हम? सही है। आप कहो कि त्वरित करे तो त्वरित में फिर न्याय नहीं होगा ना। मतलब सर न्याय में तो एक प्रक्रिया में तो समय लगता ही है। हाँ, जो उसका प्रोसेस है वो थोड़ा सा वो है ना, सबको सुनना पड़ेगा। हाँ। सबकी बात सुन करके और उसके ऊपर डिसीजन करना पड़ेगा, वकील को भी सुनना पड़ेगा, गवाहों को भी सुनना पड़ेगा, तथ्यों को भी देखना पड़ेगा, घर पे ले जाके फाइलें भी देखनी पड़ेगी। तो ये सारे काम में तो टाइम लगता है। अभी जो आपके ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आए हैं, हाँ। उन्होंने कोई नई रोस्टर प्रणाली बनाई है, उसमें एक केस को निपटाने में 4 मिनट दिए हैं सिर्फ। बिल्कुल। अब वो जजेस कह रहे हैं हमारे पे इतना भार हो गया, हम 4 मिनट में कैसे निपटाएं? तो ये जो चीज़ें हैं, इसका सबसे बड़ा हल यही है कि अधीनस्थ कोर्टों के बढ़ाई जाए, और जहाँ नहीं है कोर्टें, जो पहले तो सब पोस्टें फिलअप की जाए, एक बात। दूसरी बात ये कि नई कोर्टें क्रिएट की जाए, ठीक है। सारे देश के लेवल पर नई कोर्टें, अधीनस्थ कोर्टें जो है वो बनाई जाए। फिर उनमें पूरे जो है जजेस भी, मजिस्ट्रेट भी, वहाँ का जो नीचे का स्टाफ है, अगर वो नहीं होगा तो जज क्या करेगा? तो वो स्टाफ को भी पेशकार, वहाँ मुंशी, जो भी चाहिए वो सब पूरा जो है इक्विप करें। दूसरी बात ये है कि अब मैंने एक एग्जांपल देता हूँ आपकी, राजस्थान का जो निर्माण हुआ 1957 में करीब हुआ था, 56-57 में, और उस समय 1 करोड़ के लगभग आबादी थी इस राजस्थान की। 1 करोड़ भी नहीं होगी, बल्कि कम ही होगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो, पता नहीं एग्जैक्टली, मैं सेंसस देखें तो पता लगे। लेकिन मान लीजिए 1 करोड़ थी, 1 हाई कोर्ट था। आज 7 करोड़ की जनसंख्या है, तब भी 1 हाई कोर्ट और 1 ब्रांच है, जयपुर। उदयपुर के हाई कोर्ट की मांग पिछले 37 सालों से, 37-38 सालों से लगभग वहाँ पड़ी हुई है। तो क्यों नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? क्योंकि ये तो एक आदिवासी बेल्ट भी है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ आदिवासी नहीं भी है। हाँ। अगर आपको त्वरित न्याय चाहिए, अगर सरकार ये कहती है कि कोर्टों में केसेस बहुत लंबित हो रहे हैं, तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि नई कोर्टें बनाए, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करें, सुप्रीम कोर्ट से और चीफ केंद्रीय मंत्री से, मंत्रिमंडल से, कि हमारे राजस्थान में या हमारे प्रदेशों में जो है नई ब्रांचेस खोलें। अब आपको देखो हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों की उनकी एक ही कोर्ट है अभी तक। हाँ, जबकि छोटी छोटी प्रांतों में नई अलग अलग कोर्ट हो गई। तो वहाँ अलग कोर्ट देने में क्या दिक्कत है भाई? सुप्रीम चंडीगढ़ और मतलब चंडीगढ़ से हरियाणा और पंजाब को अलग अलग कोर्टें दे दें। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्रशासनिक लेवल पे निपटाने की बात है। इसमें सर ये जो सरकार के ऊपर अंतर निर्भरता कर दी है ना एक तरह से, कि हमारी जो जुडिशरी है
वो डेवलपमेंट के लिए तो पूरी तरह से गवर्नमेंट पे निर्भर हो गई। निश्चित रूप से। हाँ, तो अब वो कैसे काम करेगी तो फिर? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला ही है ना। हाँ। ये न्यायिक मामला थोड़ी है। बिल्कुल। ये न्यायिक मामला नहीं है, प्रशासनिक मामला है। उनका कोर्ट का मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक विभाग है, पूरा एक मंत्रालय है, कानून मंत्रालय। वो उसकी निष्क्रियता की वजह से ये फेल रहा है ना सारा काम। आयोग भी जैसे विधि आयोग बनाया हुआ है, तो वो विधि आयोग तो विधि के अंदर कुछ चेंज करने हों वो हैं, लेकिन कानून मंत्रालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सर्वे करवाना चाहिए कि भाई हम क्यों पिछड़ रहे हैं। आप देखिए कि कितना, मतलब एक मैं राजस्थान का ही उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि तो बाकी राज्यों की स्थिति समझ सकते हैं। हाँ, कितना बड़ा, जैसे बड़े राज्यों। हाँ, उत्तर प्रदेश में 3 कोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश, हाँ, लखनऊ, इलाहाबाद और ब्रांच होगी उसकी। हाँ, इलाहाबाद की लखनऊ है और शायद 2 ही है। इलाहाबाद 2 ही है। तो यूपी तो बहुत बड़ा प्रदेश है। वहाँ पे भी मेरठ का मामला 40 साल से लटक रहा है। मेरठ वाले मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट दो। उन्होंने उलझा रखा है कि आगरा में दें, हाई कोर्ट वहाँ दें, तो उस चक्कर में। तो एक तो ये है कि भाई ये हाई कोर्टों का जो है ना विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिना विकेंद्रीकरण पर आप क्या? मैं सुप्रीम कोर्ट का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कम से कम भी चारों दिशाओं में 4 जो है कोर्टों की ब्रांचेस तो होनी चाहिए। और उसके लिए बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, मतलब चेन्नई या बेंगलोर, कहीं पे भी उसको बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अगर इनका विभाजन हो तो न्याय में सुगमता है। तो न्याय में अब सुप्रीम कोर्ट, मतलब चेन्नई में बैठे हुए आदमी को बार बार दिल्ली आना पड़ता है अपने केस के लिए, अपने वकील से कंसल्ट करने के लिए, अपने सारे कामों के लिए। तो ये तो एक हायरार्की हो गई ना, ये उसका मतलब शोषण हो गया एक तरह से। तो आप अगर चेन्नई में दे देंगे कोर्ट, तो कर्नाटक, आंध्रा, उड़ीसा, ये सारे लोग जो है, तमिलनाडु, केरल, ये सारे लोग वहाँ जो है बड़े आराम से जो है अपना काम कर सकते हैं। दूसरा, इस सारे मामले में मतलब ये अलग अलग कोर्टें तो होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का भी अगर विभाजन हो जाए 4 जगह और कंट्रोल जो है दिल्ली में रहे उसका, मैं ये नहीं कहता कि अलग अलग सुप्रीम कोर्ट हो जाए। अलग अलग सुप्रीम कोर्ट होने में तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट रहे तो सुप्रीम कोर्ट का जो कंट्रोल है वो चीफ जस्टिस के पास, लेकिन ब्रांचेज हो जाए वहाँ पे। और उससे क्या होगा कि एक तो आज की डेट में जो वकीलों की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे जैसा आदमी तो वो फीस दे ही नहीं सकता। और मैं समझता हूँ आपके व्यूअर भी इस बात को समझते होंगे और वो ये जानते होंगे कि जो वंचित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो इन फीसों को किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं। जजेज की, मतलब इन वकीलों की फ़ीस 21,000 और 25,000, और दिल्ली में अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो 21 लाख, 11 लाख। तो इसके लिए सर क्या समाधान है? ये तो फीस तो आसमान छू रही है, फिर न्याय कैसे मिलेगा लोगों को? कुछ तो मतलब हो इसके ऊपर नियंत्रण। सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। जुडिशरी क्यों नहीं डिसाइड? जुडिशरी भी कर सकती है चाहे तो। हाँ। पर सरकार भी चाहे तो वकीलों की फीस को तो कंट्रोल कर ही सकती है। सरकार को मतलब कुछ ना कुछ, या तो उसके लिए निश्चित फीस का निर्धारण करना, उनसे बातचीत करनी चाहिए। हाँ। भाई हर चीज़ का हल है बातचीत से। अगर कपिल सिब्बल 21 लाख रुपए लेता है तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मतलब 1% से ज़्यादा लोग उसको वकील नहीं कर सकते। बहुत सही बात बोल रहे है ना। और एक दिन का वो एक अपीयरेंस का है वो 21 लाख। अच्छा। हाँ, अगर उस रोज पेशी नहीं हुई तो वो 21 लाख का आपके खड्डे में दूसरी अपीयरेंस में आपको फिर 21 लाख देने पड़ेंगे। तो कौन इतना सक्षम है? तो जजेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्याय मिलता नहीं है, न्याय खरीदना पड़ता है। सर, जो अपने राजस्थान हाईकोर्ट का आपने मामला उठाया कि उदयपुर में एक ब्रांच इसकी होनी चाहिए, मतलब कहाँ पर दिक्कतें आ रही है राजस्थान में? लगातार मांग उठ रही है यहाँ पे, उदयपुर में लगातार प्रदर्शन करते हैं वकीलों के, काफी धरना प्रदर्शन। देखिए, मेरे को लगता है इस मामले में रुकावट कहाँ आ रही है? कोई भी सीरियस नहीं है।
न यहाँ धरना प्रदर्शन करने वाले सीरियस हैं और न सरकार सीरियस है। क्यों ऐसा लगता है सर? जो लोग सरकार में बैठे, मतलब जो यहाँ धरना प्रदर्शन करते थे लोग, जिसमें हमारे गुलाब जी भाई साहब भी हैं और ये चपलोत साहब भी हैं और कई कांग्रेस के, बीजेपी के सारे नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता हैं वो सब। लेकिन ये जब मंत्री बनते हैं तब वहाँ फाइल ही नहीं मिलती है इनको। इस मुद्दे को ही भूल जाते हैं। इस मुद्दे को ही भूल जाते हैं और नहीं लिखा हुआ है कि इस तरह की कोई फाइल यहाँ नहीं चल रही है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? ये तो धोखा हो गया सर यहाँ के एक तरह से वकीलों के साथ। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई भी सीरियस नहीं है। जब विपक्ष में होते हैं तो हाई कोर्ट चाहिए, जब कुर्सी पे होते हैं तो हाई कोर्ट की बात ही नहीं करते। शांतिलाल चपलोत खुद कानून मंत्री थे। अच्छा, उदयपुर से? उदयपुर से मावली से जीत के गए थे। अच्छा। और कानून मंत्री थे जी। और इन्होंने उस हाई कोर्ट बेंच के लिए क्या किया बताओ? यहाँ धरने पे बैठ गए और हंगर स्ट्राइक किए और रातों रात उठना पड़ा। अच्छा। कैलाश मेघवाल आए, विधायक थे जो शायद उस समय तो वो विधानसभा अध्यक्ष थे, और उनको दबाव में उठा करके और ले गए यहाँ से। अच्छा। तो ये अगर आप हाई कोर्ट बेंच चाहते हैं तो पॉलिटिक्स नहीं चल सकती उसमें, समझौता नहीं करना पड़ेगा उसमें। आपको ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो नहीं चल सकती है, उसमें आपको सबको मिल कर के। और मैं एक और बात कहता हूँ कि ये एक क्रांति इन 35-37 सालों में, 38 सालों में क्रिएट हो गई है कि हाई कोर्ट बेंच का मामला केवल उदयपुर के वकीलों के हित में है। जनता इसके साथ कोई जनता लेना देना नहीं है। जनता इससे जुड़ी, परसेप्शन क्रिएट हो गया। क्यों बन गया ऐसा? इसलिए कि जितना भी इस पे हो हल्ला हो रहा है, जितने भी आंदोलन हुए, जितना भी धरने प्रदर्शन हुए, वो सारे वकील ही कर रहे हैं। अच्छा। वकीलों ने कभी भी आम जनता को जोड़ने की कोशिश नहीं की। अच्छा। मेरा सीधा सीधा आरोप है ये वकीलों पर। हो सकता है मैं गलत भी हूँ इसमें, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जनता को मोबिलाइज करके जनता की कमेटी बनानी चाहिए हाई कोर्ट बेंच के लिए, और उदयपुर डिवीज़न लेवल पर जनता इसको फाइट करे, तब ये कोर्ट का मामला थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। मिल जाएगी, ये मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा के लिए। तो हमारे व्यूअर को ज़रूर ये आपका वीडियो, आपकी बातें, आपके सुझाव समझ में आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ कमेंट करें, आप भी कुछ कहें, कि क्योंकि उनका एक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे सर, तो ये जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं सारगर्भित चर्चा होने के बावजूद भी यूट्यूब का एकमात्र छोटा सा वीडियो बनकर रह जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जुड़े इनडायरेक्टली। नहीं, इसमें रक्षित जी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आधे लोग तो बिल्कुल अवेयर ही नहीं है, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे उनका तो सिर्फ दाल रोटी से मतलब है, मजदूरी करते हैं और चले जाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र है ना, उसकी ये बहुत ही, मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा कमी है। अच्छा। कि हम मतलब लोगों को अभी तक भी उस सामंती मानसिकता से बाहर नहीं निकाल पाए हैं, और चेतना उनमें जागृति नहीं हो रही है। मतलब चेतना का मतलब पढ़ा लिखा होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग हैं पढ़े लिखे, लेकिन सुस्त हैं, चेतना ही नहीं है उसमें। वो सिर्फ अपने हित के सिर्फ काम करते हैं। वो अगर टीचर है तो वहाँ पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद कोचिंग की बात करेगा, ट्यूशन की बात करेगा, और कहीं सेटिंग की बात करेगा, कहीं कॉपियाँ जांचने की सेटिंग करवाएगा, कहीं पेपर बनाने की सेटिंग करवाएगा। लेकिन जो जागरूकता होनी चाहिए, जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, जो जनता के पक्ष में खड़े होने की बात है, उसके लिए वो बिल्कुल अवेयर नहीं है। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जितने लोग ये जो व्यूअर हैं, जो सुन रहे हैं या सुनेंगे इस ट्यूबलाइट, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि बिना लोगों की राय के, बिना लोगों की जागृति के, बिना लोगों की चेतना के कोई लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है।
आज बीजेपी सफल हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग उस धर्म की और सामंत की मानसिकता में फंसे हुए हैं और उसी के इर्द गिर्द सोचते हैं, अपना विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करते। जब तक विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, मैं कह रहा हूँ कि इसलिए हम सबको इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें कौन सी व्यवस्था चाहिए। हमें स्कूल चाहिए या मंदिर चाहिए, सीधी सीधी बात है। हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी चाहिए, या अच्छा गौशाला चाहिए, या अच्छा मतलब मंदिर चाहिए, क्या चाहिए, मतलब ये लोगों को ही तय करना पड़ेगा। बाकी तो सरकार और जो लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनको जो धर्म जिनका धंधा है, जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही। मतलब नेता लोग वही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करेंगे वो चाहे किसी भी पार्टी के हो। मैं ये भी नहीं कहता कि किसी एक पार्टी का है वो सारे पार्टी के लोग यही कर रहे हैं। कोई जनेऊ दिखा रहा है तो कोई मंदिर में जाकर के चढ़ावा चढ़ा रहा है, उसको देख रहा है, कोई चादर चढ़ा रहा है तो उसका प्रचार कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं रुकनी चाहिए? भाई धर्म आपका मामला है, मेरा मामला है, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे मैं करूँ, लेकिन उसके प्रदर्शन की क्या ज़रूरत है? मेरे को मंदिर जाना मंदिर जाऊँ, मस्जिद जाना मस्जिद जाऊँ, है ना? तो ये है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस संवाद के लिए, चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।